हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीव का केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग केमिस्ट्री में अनसॉल्व पेपर सीरीज पे चल रहे हैं, जिसमें कि 2019 के 3 सेट हो चुके हैं और आज आपको 2019 का सेट 4 347 FN पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। लेकिन मैं आजकल ये देख रहा हूँ कि जैसे जैसे आपके टाइम बढ़ता जा रहा है, आप लोगों के अंदर नीरसता बढ़ती जा रही है ना। ऐसी थकावट, नहीं, युद्ध से आए हैं, बहुत ज़्यादा थक गए हैं, अब तो आराम करना है। आराम कर लेने दीजिए, उठेंगे नहीं, सोते रहेंगे, बहुत है, अभी तो पेपर बहुत दूर है। यही तो आपकी एक गंदी और घटिया सोच है। आपकी जंग तब तक नहीं जीत सकते जब तक का आपका एग्जाम नहीं हो जाता, तब तक आपको थक कर नहीं बैठना है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोधत, अर्थात उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको नहीं। तब तक नहीं रुकना है आपको जब तक आपका लक्ष्य, टारगेट आपको मिल नहीं जाता। और आपका टारगेट है 12th बोर्ड एग्जाम को अच्छे से अच्छे अंकों से प्राप्त करना। लेकिन आपके अंदर इतनी निरस्ता आ रही है कि मैं देख रहा हूँ कि वीडियो देखने के लिए परेशानी हो रही है। आप लोग देख नहीं पा रहे हैं ना, इतना टाइम नहीं है आपके पास, पढ़ नहीं सकते, सारे काम कर सकते हो, वीडियो देख सकते हो, यूट्यूब पे फलाने चीज़ें, कॉमेडी वीडियो देखोगे, बहुत सारी वीडियो देख सकते हो, लेकिन मोबाइल चलाओगे, दोस्तों से चैट करोगे, लेकिन पढ़ नहीं सकते। एक पढ़ाई के वीडियो को, इतना अच्छा अनसॉल्व पेपर सोल्यूशन में आपको भेज रहा हूँ, उसे किसी को शेयर नहीं कर सकते। आपके अंदर इतना टाइम नहीं है। आप रतन टाटा और टाटा बिरला, अनिल अंबानी जैसे हो चुके हैं, इतने बिजी हो गए हैं, है ना। खैर कोई बात नहीं बेटा, मेरा काम है आपके लिए अच्छे से अच्छे सोल्यूशन तैयार करना, आंसर पेपर करवाना। मैं आपको करवा रहा हूँ। मेरी बातें अगर आपको बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी चाहूँगा, लेकिन ये एक हकीकत है, अगर आप मेहनत करेंगे तो ही पढ़ पाएंगे ना। इसलिए खैर कोई बात नहीं, बात समझ में आए, अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहले क्वेश्चन का है हमारा, कह रहा फ्रैंकल तथा साटकी, फ्रैंकल तथा साटकी दोनों ही दोष प्रदर्शित करने वाला यौगिक है। तो इसका चौथा ऑप्शन है AgBr। AgBr जो है ऐसा यौगिक है जो फ्रैंकल तथा साटकी दोनों ही दोष प्रदर्शित करता है। पहले का खा देखते हैं, निम्न में सर्वाधिक परासरण दाब वाला यौगिक है। इसका खा नंबर पहले का, इसका तीसरा सही है 1MnH4 का होल थ्राइस PO4। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिसमें जितने ज्यादा आयन बनते हैं, जितने ज्यादा आयन बनते हैं उसकी परासरण क्षमता उतनी ही ज्यादा होती है, इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं, पहले का गा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर LiBaNa। Li का क्रमशः दिया गया -3.05, Ba का है -2.73 और Na का है -2.71 और Mg का है -2.37। ये मान दिए गए हैं हमारे मानक इलेक्ट्रोड विभव धातुओं के। इसमें कह रहा है सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन है। देखिए, जिसका मान माइनस में सबसे ज्यादा होता है वो सबसे ज्यादा प्रबल अपचायक होता है। तो यहां पर सबसे ज्यादा प्रबल अपचायक तो लिथियम हो गया हमारा। अब उसी क्रम के अनुसार अगर हम चले आए तो जिसका माइनस में मान कम होगा वो सबसे ज्यादा प्रबल अपचायक होगा। मतलब कि Mg यहां पर प्रबल अपचायक होगा, जो कि आपका गा के दूसरे ऑप्शन में दिया गया है Mg डबल पॉजिटिव। घा नंबर की बात करें, अभिक्रिया A+2B रिवर्सिबल उत्पाद के लिए वेग स्थिरांक R बराबर A+B² द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो अभिक्रिया की कोटि, यहां पर अभिक्रिया दी गई है A+2B एरोमार्क उत्पाद। तो यहां पर एक पदार्थ ये है 2 और एक पदार्थ का 1 मोल ये है, बी पदार्थ के 2 मोल है, दोनों की सांद्रता में परिवर्तन होगा तो 3। तो अभिक्रिया की कोटि यहां पर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा 3।
अगला नंबर की बात करते हैं। अमीनो अम्लों का जलीय विलयन होता है। अमीनो अम्ल जो होते हैं वो अमीनो अम्ल का जलीय विलयन जो होता है वो क्षारीय होता है। क्या होता है भैया? क्षारीय। इसका भी दूसरा ऑप्शन सही है, क्षारीय होता है। 4 नंबर पे बात करें, दूध में उपस्थित शर्करा है। दूध में तीसरा ऑप्शन सही है, लैक्टोज शर्करा होती है। दूध में लैक्टोज शर्करा होती है। ठीक है ना। इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं दूसरे नंबर पे। क्वेश्चन नंबर दूसरे का क्या कह रहा है? 58.5 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की संख्या होगी। 58.5 ग्राम NaCl है, उसमें कह रहा है इकाई सेलों की संख्या क्या होगी। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या लिख सकते हैं। W का मान दिया गया है 58.5 ग्राम। NaCl का अणुभार निकालते हैं। अणुभार Na का 23, Cl का 35.5 जोड़ेंगे तो 58.5 आ जाएगा। आप क्या करते हैं, NaCl के मोल निकाल लेते हैं। NaCl के मोल स्मॉल n बराबर क्या होता है, स्मॉल w बटे स्मॉल m, यानी 58.5 अपॉन 58 बराबर 1। भाई ग्राम में मात्रा इतनी है और m भी इतना है, दोनों बराबर है, तो 1 मोल आ जाता है, यानी 1 मोल हो जाता है। ठीक है ना। कितना आ गया? मोलों की संख्या 1 हो गई। अब हम लिख सकते हैं 1 मोल में इकाई सेलों की संख्या। आपको मालूम है 1 मोल में 6.023 × 10⁻23 होते हैं। ठीक है ना। कितने होते हैं? 6.023 × 10⁻23 मोल होते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब चूंकि लिख सकते हैं NaCl के एक इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या, इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या बराबर 4। क्यों? क्योंकि NaCl जो है FCC संरचना देता है, फलक केंद्रित संरचना देता है, और फलक केंद्रित इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या 4 होती है। अतः हम लगा देंगे, अतः इकाई सेलों की संख्या बराबर टोटल है 6.023 × 10⁻23 अपॉन 4, 4 एकम 4 और 2 बचा, 4 पंजे 20 हो गया, भाग में जाने पे बिंदी, 4 पंजे 20 हो जाएगा। ठीक है, इंटू 10⁻23, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इतने इकाई सेल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन दूसरे का कंप्लीट होता है। अब चलते हैं दूसरे के खा पर। कह रहा है दूसरे का खाद 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। तो स्मॉल w बराबर है 3 ग्राम, कैपिटल W बराबर है 100 ग्राम, और क्वथनांक के उन्नयन यानी डेल्टा TB बराबर आपको निकालना है, और KB बराबर दे रहा है 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, ये आपका दिया हुआ है। ठीक है ना। और बात कर रहा है यूरिया की, तो यूरिया यानी यूरिया का अणुभार होता है 60। फार्मूला M बराबर 1000 गुणे KB इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा TB इंटू कैपिटल W। डेल्टा TB बराबर पक्षांतर करेंगे तो ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, इंटू KB इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा TB की जगह पर M इंटू कैपिटल W, ये हो जाएगा। वैल्यू रख देते हैं 1000 गुणे 0.52 इंटू 3 अपॉन स्मॉल m का मान है 60 इंटू कैपिटल W है आपका 100 ग्राम। ठीक है, दशमलव हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ा लेंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर देंगे। ठीक है ना। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर देंगे, 3 से इसको काटेंगे तो ये 20 आ जाएगा, इसको काटेंगे 10 आएगा, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 6 का 12, यानी कि 26 बटे और 10⁻100 बराबर आ जाएगा 0.26 डिग्री सेंटीग्रेड। इतनी टेम्परेचर की वृद्धि हो जाएगी। ये हमारा आता है डेल्टा TB का मान। अब चलते हैं दूसरे के गा पर। क्वेश्चन नंबर 2 का गा। दूसरे का गा देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित सेल के लिए EMF की गणना कीजिए। तो इसमें सीधे सीधे दिया गया है, हम डायरेक्ट लगाएंगे सवाल को। E0 सेल इक्वल टू
ई कैथोड माइनस ई एनो। ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है। इस तरह के कई सवाल हर एक सेट में कोई ना कोई सवाल आपको मिल रहा है, तो जोड़ देंगे, ये हो जाएगा प्लस 0.34 माइनस 0.076 बराबर हो जाएगा प्लस 0.34 माइनस प्लस 0.76, 6 4 10, 7 3 10 और 1 11, 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, इतना वोल्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये था दूसरे का घा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे के घा, क्वेश्चन नंबर 2 का घा, टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव ये आपका चैप्टर नंबर 5 में है, थ्योरी में आपको लिखाया जा चुका है। ठीक है ना, चैप्टर नंबर 5 में है। हो सकता है इसके कारक ना लिखे हो, तो हम आपको कारक लिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना, थ्योरी और टिंडल प्रभाव की डेफिनेशन डायग्राम चैप्टर नंबर 5 में मिलेंगे। तो इसका कारण क्या होता है, नंबर 1 प्रकाश की तीव्रता, यानी ऐसा होता क्यों है। पहला कारण है प्रकाश की तीव्रता और दूसरा कारण है इसका कणों का आकार। इन दोनों कारणों पर डिपेंड करता है टिंडल प्रभाव की घटना, कणों का आकार। और इसी में जोड़ रहा है कारण हो गए ये। अब इसको कह रहा प्रभावित करने वाले, एक मिनट सॉरी, प्रमुख कारक तो ये हो गए। अब कारण लिखते हैं, कारण ऊपर नीचे हो गया है ना। कारण में क्या लिखते हैं, नीले रंग के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, नीले रंग के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण यह घटना होती है, यह घटना होती, नीले रंग के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ऐसी घटना संपन्न होती है। तो ये थे क्वेश्चन नंबर दूसरा कंप्लीट होता है। अब चलते हैं थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्या है, कह रहा 72 ग्राम जल तथा 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। 72 ग्राम जल है और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल है, तो क्या करते हैं, एक तरफ लिख देंगे जल के लिए और दूसरी तरफ लिखेंगे एथिल अल्कोहल के लिए, एथिल अल्कोहल के लिए। जल की मात्रा है 72 ग्राम जल है, यानी कि कैपिटल W इक्वल टू 72 ग्राम और कैपिटल M जल का अणुभार 18 होता है। स्मॉल w आपका दिया गया 92 ग्राम है और स्मॉल m एथिल अल्कोहल का अणुभार 46 होता है। जल के मोल निकालेंगे, जल के मोल, जल चूंकि विलायक है, क्या है, विलायक है, तो कैपिटल लेटर में n करेंगे, कैपिटल W अपॉन कैपिटल M, यानी 72/18 बराबर 18 चौको 72, 4 मोल आ जाएगा। और ये हो जाएगा क्या, एथिल अल्कोहल, या लिखते हैं C2H5OH के मोल, स्मॉल n बराबर स्मॉल w बटे स्मॉल m, यानी 92/46, 46 दूनी 92, 2 मोल आ जाएगा। इतना आने के बाद क्या करेंगे, कुल मोल लगाएंगे। कुल मोल बराबर होता है स्मॉल n प्लस कैपिटल N, मान लें कि 4 + 2 बराबर 6 मोल आ जाते हैं। ठीक है ना। अब लगाते हैं क्या है, जल का मोल प्रभाज, जल का मोल प्रभाज बराबर, जल चूंकि विलायक है तो कैपिटल N अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। कैपिटल N का मान कितना है, 4/6, यानी 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2/3 भाग देंगे दशमलव के 6 आ जाएगा, ये हो जाएगा। अब इधर लगा देंगे C2H5OH का मोल प्रभाज बराबर, चूंकि विलेय है तो स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N बराबर आ जाएगा कितना, 2/6, यानी 1/3, 3 का भाग देंगे दशमलव के 3 आ जाएगा। ये हमारे दोनों का मोल प्रभाज हो जाएगा, तीसरे का कंप्लीट होता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 का खा, यहाँ पे देखेंगे थर्ड का खा आपका आउट ऑफ सिलेबस है, इसको करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना। और तीसरे का गा का फर्स्ट पार्ट जो है वो है स्वर्ण संख्या।
स्वर्ण संख्या, इसकी डेफिनेशन आपको चैप्टर नंबर 5 में मिलेगी, जहां पर टिंडल प्रभाव वगैरह ये सब एक साथ आपको मिलेंगे। और इसका जो दूसरा पार्ट है स्व उत्प्रेरण, ये टॉपिक आपका आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है, इसको लर्न करने की आवश्यकता नहीं। अब हम चलते हैं तीसरे का घा। तीसरे का घा कह रहा है उत्कृष्ट गैसों के अक्रिय होने का कारण लिखिए। तो इसमें क्या हुआ, हेडिंग डालेंगे कारण और लिख देंगे उत्कृष्ट गैसों के बाह्य कोश पूर्ण भरी होती है, अर्थात बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2Np6 होता है। यह कारण है, यानी बाहरी कक्षा पूर्ण रूप से भरी होती है, बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इनके ये तत्व अक्रिय होते हैं। इसी में कह रहा है क्लीवाइट खनिज में कौन सी गैस पाई जाती है, तो आप लिख सकते हैं क्लीवाइट खनिज में हीलियम पाई जाती है, हीलियम गैस पाई जाती है, ठीक है ना। अब इसके कह रहा उपयोग बताना है हीलियम के, तो आप जानते हैं कि गुब्बारों में भरने में, नंबर 2 वायुयान के टायरों में भरने में, वायुयान के टायरों में भरने में, नंबर 3 गोताखोर सांस लेने में प्रयोग करते हैं, इसके मिश्रण का प्रयोग किया जाता है, गोताखोर सांस लेने में प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के का पर। क्वेश्चन नंबर 4 का कह रहा है संक्रमण तत्वों से आप क्या समझते हैं, इनके द्वारा अंतराकाशी यौगिक तथा रंगीन आयन बनाने को स्पष्ट कीजिए। यानी संक्रमण तत्व अंतराकाशी यौगिक और रंगीन आयन यौगिक कैसे बनाते हैं, इसको स्पष्ट करना है। 3 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं संक्रमण तत्व। वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन ड्यूब कोश में प्रवेश पाता है, वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन ड्यूब कोश में प्रवेश पाता है संक्रमण तत्व कहलाते हैं। इनके बाहरी 2 कोश अपूर्ण होते हैं, यानी बाहरी 2 कक्षाएं अपूर्ण होती हैं, अर्धपूरित होती हैं, खाली होती हैं, अर्थात 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व कहा जाता है। आई बात समझ, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व कहा जाता है। अब एग्जाम्पल में जैसे कि आपका 3D श्रेणी का ले लेते हैं, स्कैंडियम है, टिटेनियम है, वैनेडियम है, क्रोमियम है, ETC बहुत सारे है ना। 4 श्रेणियों में बांटा गया है, 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी एंड 6D श्रेणी। संक्रमण तत्वों की 4 श्रेणियां हैं, 3D, 4D, 5D और 6D। कोई सा भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, ठीक है ना। अब हेडिंग चलती है अंतराकाशी यौगिक क्या होते हैं। कह रहा है जब छोटे परमाणु जैसे H यानी हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, बोरान, यानी जब छोटे परमाणु जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, बोरान आदि क्रिस्टल जालक के अंतराकाशी स्थान में प्रवेश कर जाते हैं। क्रिस्टल जालक के अंतराकाशी स्थान में यानी 2 अणुओं के बीच में प्रवेश कर जाते हैं, 2 परमाणुओं के बीच में अपना स्थान पा लेते हैं, तो अंतराकाशी यौगिक का निर्माण होता है। तो अंतराकाशी यौगिक का निर्माण होता है। ये यौगिक मूल धातु से अधिक कठोर होते हैं, यानी जो ये मूल धातु है इनकी, उनसे ज्यादा मात्रा में कठोर होते हैं, अधिक कठोर होते हैं, ठीक है ना। तथा इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, इनके गलनांक और क्वथनांक जो है वो भी अधिक होते हैं, ज्यादा होते हैं। ये यौगिक सामान्यतः रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं, यानी नॉर्मल टेम्परेचर पर कोई अभिक्रिया नहीं देते, नॉर्मल टेम्परेचर पर कोई अभिक्रिया नहीं देते हैं। ये कहलाते हैं अंतराकाशी यौगिक, जैसे कि VH है, Fe3C है, ATC आदि।
ठीक है ना। अब चलते हैं रंगीन आयन कैसे बनते हैं। रंगीन आयन बनाना, संक्रमण तत्वों का रंग अपूर्ण डी कक्षकों की उपस्थिति के कारण होता है। संक्रमण तत्वों का जो रंग है, संक्रमण तत्व जो रंग परिवर्तन दिखाते हैं, कलरफुल आयन देते हैं, उसका कारण है कि उनका जो बाह्य कोश यानी ड्यूब कोश है वो अपूर्ण है। बाह्य कोश यानी ड्यूब कोश अपूर्ण है, अर्थात डी उपकोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सर्वाधिक होती है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या मैक्सिमम है। डी कक्षकों में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रकाश का अवशोषण करके, डी कक्षकों में जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वो प्रकाश यानी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश कर जाते हैं। निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश कर जाते हैं। इसे डी संक्रमण कहते हैं। इसे डी संक्रमण कहते हैं। तो इस प्रकार से D1 से लेकर के D9 तक विन्यास वाले तत्व रंगीन आयन बनाते हैं। कहाँ से यानी बाह्य कोश का विन्यास D1 से लेकर के D9 तक के तत्व जो है वो रंगीन आयन बनाते हैं, और D10 वाले रंगहीन आयन बनाते हैं, क्योंकि D10 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं होती, अर्थात अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का का। अब हम चलते हैं 4 के खा पर। क्वेश्चन नंबर 4 का खा, 4 का खा कह रहा सिमिट अपक्रिया द्वारा एथिलेमीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा एथिलेमीन की एसिटाल्डिहाइड और नाइट्रस अम्ल के साथ होने वाली अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है ना। तो सिमिट अपक्रिया की जो डिटेल है वो आप पिछले सेट में पढ़ चुके हैं, है ना। पिछले सेट में आप पढ़ चुके हैं, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। डेफिनेशन मैं ऐसे बता देता हूं कि जब प्रोपेनोइक अम्ल जैसे कि CH3 CH2 C डबल, ये प्रोपेनोइक अम्ल है। क्या है भैया? प्रोपेनोइक अम्ल की क्रिया हाइड्राजोइक अम्ल के साथ H2SO4 की उपस्थिति में, जब प्रोपेनोइक अम्ल की क्रिया हाइड्राजोइक अम्ल के साथ कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, जब प्रोपेनोइक अम्ल की क्रिया हाइड्राजोइक अम्ल के साथ कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो एथिलेमीन बनता है, यानी कि C2H5 NH2। ठीक है ना। इतना निकल गया C2H5 और NH2 निकल गया, प्लस N2 आपका बाहर हो जाएगा, प्लस N2 आपका बाहर हो जाएगा, और बचा क्या है आपका CO2 प्लस CO2 जो कि गैस के रूप में पृथक हो जाएगी। तो ये था सिमिट अपक्रिया द्वारा एथिलेमीन का निर्माण। इसी में जोड़ रहा है एथिलेमीन की एसिटाल्डिहाइड से अपक्रिया का समीकरण देना है। ठीक है ना। एथिलेमीन की एसिटाल्डिहाइड से अपक्रिया का समीकरण देना है। तो देखिए क्या होगा, एथिलेमीन यानी कि C2H5 NH2, ये एथिलेमीन हो गया हमारा। ठीक है ना। और इसकी अपक्रिया हमें किसके साथ देना है? एसिटाल्डिहाइड यानी CH3CHO। तो एथिलेमीन की, ठीक है ना, एसिटाल्डिहाइड के साथ अपक्रिया करवानी है तो ये बनता क्या है कि CH3CH डबल बॉन्ड एंड CH3CH ये हो गया डबल बॉन्ड N और NH फिर C2H5, ठीक है ना, C2H5 प्लस H2, इसका नाम हो गया एथिलीडीन एथिलेमीन, एथिलेमीन बनता है। ठीक है ना। ये पहली होगी। अब C2H5 NH2 की अपक्रिया नाइट्रस अम्ल यानी कि HNO2 से करवाते हैं तो एल्कोहल बनता है C2H5OH प्लस N2, C2H5OH प्लस N2 प्लस H2, ये एल्किल एल्कोहल बन जाता है। तो ये था चौथे का खा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के गा और घा पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का गा और 4 का घा, ये इस वर्ष आउट ऑफ सिलेबस दोनों हो चुके हैं, इनको तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर
5 के का पर, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 का क्या कह रहा है, कहता है कि प्रथम कोटि की अपक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात कीजिए। एक प्रथम कोटि की अपक्रिया 100 सेकंड में 50% संपन्न होती है, अपक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो वेग स्थिरांक की इकाई हम निकालते हैं, क्या करेंगे कि मान लेते हैं माना अभिकार, माना ए बनता है पदार्थ, ठीक है ना, ये बनता है पदार्थ में। अब हम लेते हैं द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से, द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से अब क्रिया का वेग dx अपॉन dt, ठीक है ना, dx अपॉन dt समानुपाती a की पावर 1 कहाँ से आया, क्योंकि प्रथम कोटि की अपक्रिया है इसलिए 1, अगर द्वितीय कोटि की होती तो 2, तृतीय कोटि की होती तो पावर 3 हो जाता है, ठीक है ना। अब अगर हम कर दें dx अपॉन dt, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, एक नियतांक जोड़ेंगे a की पावर 1। अब हम k बराबर करते हैं dx अपॉन dt और इनटू क्या आ जाएगा a, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, k बराबर, ये तो हमारा व्यंजक हो जाता है, क्या हो जाता है, व्यंजक। मात्रक dx क्या है, पदार्थ की सांद्रता है, क्या है, तो सांद्रता का मात्रक क्या होता है, मोल पर लीटर, क्या होता है, मोल पर लीटर, बटे dt क्या है हमारा, समय, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। a क्या है, पदार्थ की अभिकारक, अभिकारक का मात्रक मोल पर लीटर, तो मोल पर लीटर से मोल पर लीटर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 1 अपॉन सेकेंड या फिर सेकेंड इनवर्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रथम कोटि की अपक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई आ जाएगी। इसी में जोड़ रहा है कि एक प्रथम कोटि की अपक्रिया 100 सेकंड में आधी हो जाती है, मतलब अर्धायु दिया है, टी हाफ बराबर 100 सेकंड, और के आपसे पूछ रहा है, सूत्र होता है के बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ बराबर हो जाएगा 0.693 अपॉन 100, भाग देंगे तो 0.00693 हो जाएगा, या फिर 6 प्रति सेकंड कर दो, या फिर 6.93 इंटू 10⁻³ सेकंड, इतना प्रति सेकंड, इतना टाइम लगेगा, ठीक है ना। ये हमारा 5वें का कंप्लीट होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 का खा लोहे को निष्कर्षण करवा रहा है। 5वें का जो खा है लोहे के निष्कर्षण की बात कर रहा है, जो कि आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है, तो 5वें का खा नहीं लगाते हैं। और अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5वें के गा पर। क्वेश्चन नंबर 5 का गा वर्नर सिद्धांत, ठीक है ना, वर्नर सिद्धांत। और IUPAC नाम जो है ये आपको चैप्टर नंबर 9 पे मिलेंगे, हमारे YouTube चैनल पे देखेंगे तो चैप्टर नंबर क्लास 12 चैप्टर नंबर 9 का लास्ट वीडियो देखेंगे तो वर्नर सिद्धांत को बहुत डिटेल से समझाया जा चुका है, उसकी अवधारणाएं क्या है वो सब आपको चैप्टर नंबर 9 से मिल जाएंगी। 5वें का घा कह रहा है हेलो एल्केन कि किसी प्रतिस्थापन अपक्रिया की क्रिया विधि लिखिए तथा क्लोरोबेंजीन से DDT बनाने का रासायनिक समीकरण भी लिखिए। तो प्रतिस्थापन अपक्रिया, ये भी रिपीट क्वेश्चन है, पीछे रिपीट हो चुका है, और क्लोरोबेंजीन से DD, ये दोनों टॉपिक जो हैं आपके 2-3 बार पूछे जा चुके हैं और आपके अनसोल्ड में भी कराए जा चुके हैं, अथवा चैप्टर नंबर 10 में ये सब आपको मिल जाएंगे, वहीं से मिल जाएंगे, इसलिए इसको यहाँ पर मैं नहीं कराऊंगा। अब हम चलते हैं 6वें के का पर। क्वेश्चन नंबर 6वें का क्या कह रहा है, एथिलेमीन एसिटिलीन से एथिल अल्कोहल के विरचन की विधियां लिखिए तथा आयोडीन के क्षारीय विलयन के साथ एथिल अल्कोहल की अपक्रिया का रासायनिक समीकरण भी लिखिए। ल्यूकास परीक्षण द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक अल्कोहलों में विभेद को संक्षेप में समझाइए। तो देखिए, पहले एथिलेमीन से एथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे, क्या कहेंगे कि एथिलेमीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल से कराने पर एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है, एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो C2H5NH2 ये हमारा एथिलेमीन प्लस HNO2, ठीक है ना, नाइट्रस अम्ल हो गया। इससे अब क्रिया करवाते हैं तो हमें C2H5OH प्लस N2 और प्लस H2 एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है।
दूसरा कह रहा एसिटिलीन से एथिल अल्कोहल प्राप्त करना है, तो क्या कहेंगे कि एसिटिलीन का उत्प्रेरक, एसिटिलीन का उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपचयन कराने पर एथिलीन प्राप्त होता है। एथिलीन प्राप्त होता है जिसका डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में, जिसे डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में जल अपघटन कराने पर एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। तो देखिए एसिटिलीन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है ना, ये हमारा एसिटिलीन है। इसका अपचयन H2 यानी उत्प्रेरक के साथ करवाते हैं। अपचयन हमेशा हाइड्रोजन से होता है, तो जब हम अपचयन कराते हैं तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, एथिलीन बन जाता है, ठीक है ना। एथिलीन का जल अपघटन डाइल्यूट H2SO4 के साथ करवाते हैं तो हमें बन जाएगा C2H5OH, ये एथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट इसी में कह रहा है कि एथिल अल्कोहल की आयोडीन के क्षारीय विलयन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो एथिल अल्कोहल का सूत्र क्या होगा, C2H5OH प्लस 4I2 प्लस 6NaOH एरो मार्क। अगर हम ऐसी अभिक्रिया करवाते हैं तो सबसे पहले आयोडो फॉर्म प्राप्त होता है, यानी कि CHI3 प्लस HCOONA होना चाहिए, सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होगा, ठीक है ना। और आयोडीन के 5 NaI प्राप्त हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन है हमारी 6 और 1 7, जिसमें 2 निकल गई तो प्लस 5H2, ये हमारी अभिक्रिया हो जाएगी, ठीक है ना। 5H2 ये हमारी अभिक्रिया हो गई। इसी में कह रहा है ल्यूकास परीक्षण द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक एल्कोहलों में विभेद का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो ये आंसर आपका पीछे हो चुका है, रिपीट क्वेश्चन है, इसलिए इसको मैं नहीं कराऊंगा। और ये आपका इस तरह से 6वें का और अगर नहीं है तो आप इसको ना चैप्टर नंबर 11 में ढूंढ सकते हैं, बड़े आराम से मिल जाएगा। नहीं कहीं मिले तो मेरे वीडियो में ही मिल जाएगा, ठीक है ना। तो 6वें के काका अथवा कह रहा है सैलिसिलिक अम्ल, क्लोरोबेंजीन तथा टॉलुइन से फिनॉल के विरचन के रासायनिक समीकरण लिखिए तथा फिनॉल की क्लोरोफॉर्म और KOH से एवं सांद्र HNO3 से H2SO4 की उपस्थिति में होने वाली अपक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए और इन अपक्रियाओं में बने मुख्य उत्पादों के नाम भी लिखिए, ठीक है ना। तो जब हम सैलिसिलिक अम्ल के वो देते हैं तो क्या होगा, सैलिसिलिक अम्ल OHC, ये हमारा सैलिसिलिक अम्ल है, ठीक है ना। तो सैलिसिलिक अम्ल की अपक्रिया हम किससे NaOH की उपस्थिति में करवाते हैं। इसको ऐसा भी हो सकता है COOH और OH, ठीक है ना। NaOH से क्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, सोडियम फेनॉक्साइड बनता है। क्या बनता है, NaOH प्लस CaO, यानी सोडा लाइम से क्रिया करवाते हैं तो ये बनता है सोडियम फेनॉक्साइड, यानी कि ONA, ये सोडियम फेनॉक्साइड बनता है, ठीक है ना। इसका अम्लीकृत करवाते हैं HCl के साथ तो -NaCl निकल जाएगा और हमें OH यानी फिनॉल प्राप्त हो जाता है। इस तरह से सैलिसिलिक अम्ल से फिनॉल प्राप्त होता है, ठीक है ना। अब दूसरे नंबर पर क्या कह रहा है कि क्लोरोबेंजीन से
फिनॉल बनाना है। क्या बनाना है? क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना है। तो क्लोरोबेंजीन का सूत्र क्या होता है भैया? ये रहा Cl, है ना। क्लोरोबेंजीन की क्रिया NaOH से, किससे करवाते हैं? NaOH से कराते हैं। तो साथ में NaOH के साथ जो है NaOH के जली विलयन से करवाते हैं। तो क्या होता है? सोडियम फिनॉक्साइड ONa प्राप्त होगा। और उसी तरह इसको पुनः अम्लीकृत करवा देते हैं, HCl NaCl बाहर हो जाएगा और हमें फिनॉल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना। क्या प्राप्त हो जाएगा? फिनॉल प्राप्त हो जाएगा। तीसरे नंबर पर है टॉलुइन से फिनॉल बनाना। क्या है? टॉलुइन से फिनॉल बनाना। तो टॉलुइन का सूत्र होता है C6H5CH3। ठीक है ना। टॉलुइन का ऑक्सीकरण जो है, ठीक है ना, किससे? MnCl2 और CuCl2 की उपस्थिति में। टॉलुइन का ऑक्सीकरण MnCl2 और CuCl2 की उपस्थिति में कराने पर फिनॉल प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम लोग बना देते हैं फिनॉल, C6H5OH प्लस CO2 और प्लस H2। ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स और चाहिए तो यहाँ पर बढ़ा देते हैं इसके, यानी फिर टॉलुइन के ऑक्सीकरण से फिनॉल प्राप्त हो जाता है। अब उसने कहा है कि फिनॉल की क्लोरोफॉर्म और NaOH नहीं KOH के साथ क्रिया दिखानी है। ठीक है ना। फिनॉल की NaOH क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ अब क्रिया देनी है। तो C6H5OH प्लस CHCl3 प्लस 3KOH। ठीक है ना, 3KOH। इसको रिंग में दिखा देते हैं। ठीक है, OH ये फिनॉल है। अगर ऐसे आप क्रिया करवाते हैं तो सैलिसल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है? सैलिसल्डिहाइड बनता है। मतलब कि OH CHO प्लस 3KCl प्लस एक दो ठीक है। एक सेकंड रुकिए, थोड़ा सा डाउट हो रहा है। टॉलुइन का से फिनॉल ऑक्सीकरण थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, सॉरी। देखिए गलतियां हो सकती हैं, हमसे भी हो जाती, कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए थोड़ी बहुत गलती हो जाती। इसलिए आप लोगों से कोई गलत अगर चीज़ आपके पास आ जाती तो उसको जो है हमें बता दें, मैं सही कर दूंगा। ठीक है ना, गलती हो सकती है। टॉलुइन का ऑक्सीकरण हम लोग करवाते हैं, देखिए कुछ इस तरीके से। CH3 इसका ऑक्सीकरण करवाएंगे KMnO4 और H2SO4 के साथ, तो बेंजोइक अम्ल प्राप्त होगा। COOH बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। अब इसकी क्रिया हम लोग करवा देते हैं NaOH से। ठीक है ना, या सोडियम धातु से करवा देते हैं। तो ये बन जाएगा क्या? COONA फेनिल सोडियम एसीटेट। ठीक है ना। अब इसकी अब क्रिया हम सोडा NaOH प्लस CaO से करवाते हैं, तो हमें बेंजीन प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त होता है? बेंजीन प्राप्त होता है। इसका HCl के साथ अपक्रिया और हाफ O2 के साथ ऑक्सीकरण जब करवाएंगे, HCl और हाफ O2 के साथ ऑक्सीकरण करवाएंगे, जहां पर उत्प्रेरक काम करते हैं CuCl2 और FeCl3, तो ये बन जाएगा फिनॉल OH, ये बनेगा फिनॉल। ठीक है ना, इस तरह से करेंगे तो ये फिनॉल हमें प्राप्त होता है। अब इसको साफ करते हैं और इसकी अभिक्रियाएं लिखते हैं। फिनॉल की CHCl3 व KOH से अगर हम अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होता है? OH यानी कि फिनॉल हो गया। ठीक है ना,
इसकी क्रिया करवानी है CHCl3 प्लस 3KOH गिव्स आउट सैलिसिलिक एल्डिहाइड प्राप्त होता है या सैलिसल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है CHO प्लस 3KCl और प्लस H2O, ये अब क्रिया प्राप्त हो जाती है। ठीक है ना। अब दूसरे नंबर पर कह रहा है कि फिनॉल की क्रिया, ठीक है ना, HNO3 व H2SO4 की उपस्थिति में करवाते हैं। तो फिनॉल यानी OH प्लस HNO3 गिव्स आउट कंसंट्रेट H2SO4, बनेगा आर्थोनाइट्रोफिनॉल प्लस पैरानाइट्रोफिनॉल, ये बन जाता है। ठीक है ना, आर्थोनाइट्रोफिनॉल प्लस पैरानाइट्रोफिनॉल और एक भाग H2O आपका निकल जाता है। ये थी छठवें के का अथवा जो कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं छठवें के खा पर। तो देखिए छठवें का खा कह रहा है क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण देना है। नंबर 1 है फॉर्मेल्डिहाइड को 50% NaOH के साथ गर्म करते हैं। तो फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, 2SCHO प्लस NaOH, ये अब क्रिया हो चुकी है, HCOONA प्लस CH3OH, एल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट बनता है। नंबर 2 पर कह रहा है एसिटिल्डिहाइड को तनु NaOH और आयोडीन के साथ गर्म करते हैं। तो CH3CHO प्लस 3I2 प्लस 4NaOH, एरोमार्क एक तो आइडोफॉर्म बनेगा CHI3 प्लस HCOONA प्लस 3NaI और प्लस ऑक्सीजन के 4 और 1 5 2 निकल गए, यानी कि 3H2O प्राप्त हो जाएगा, आइडोफॉर्म प्राप्त होता है। ठीक है ना। अगला कह रहा है एसिटिल्डिहाइड को टॉलेन अपगर्मक के साथ गर्म करते हैं। एसिटिल्डिहाइड यानी कि CH3CHO प्लस टॉलेन अपगर्मक का सूत्र होता है Ag2O, ये टॉलेन अपगर्मक है, इसके साथ गर्म करते हैं। ठीक है ना। तो क्या बनता है CH3COOH ऑक्सीकरण हो जाता है प्लस 2Ag, Ag का ब्लैक PPT प्राप्त होता है। ठीक है ना, यानी रजत दर्पण प्राप्त होता है, रजत दर्पण प्राप्त होता है। एसीटोन की क्रिया KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से कराते हैं। एसीटोन यानी CH3COCH3 प्लस क्लोरोफॉर्म CHCl3, वो भी कह रहा है KOH की उपस्थिति में करवाते हैं। तो CH3CH3COH और CCl3 क्लोरीटोन बनता है। क्लोरीटोन बहुत बढ़िया क्रिया है, खूब पूछी जाती है, बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। अगला ग्लिसरॉल को ऑक्सैलिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं। CH2OH CHOH CH2OH, ठीक है ना, ये ग्लिसरॉल हो गया हमारा। ऑक्सैलिक अम्ल HOOC को थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, COOH का होल ट्वाइस होता है। इसको गर्म करने का मतलब है इतना भाग निकल जाएगा 110 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये बन जाता है CH2OH CH2OH, पुनः गर्म करेंगे 110 में कंटिन्यू, तो CO2 भाग निकल जाएगा, इतना भाग आपका निकल जाएगा, बचेगा क्या CH2COOH CHOH CH2OH। अब इसका जल अपघटन करवाते हैं तो ये बन जाता है क्या CH2OH CHOH CH2OH प्लस HCOOH, फार्मिक अम्ल बनता है। फार्मिक अम्ल बनकर तैयार होता है, इसका नाम है फार्मिक अम्ल। ठीक है ना, ये थे छठवें का खा। अब चलते हैं छठवें के खा के अथवा पर। तो आइए देखिए छठवें के खा का अथवा है ना, इसमें क्या कह रहा है छठवें के खा के अथवा में कि एसिटिक अम्ल से एसीटोन प्राप्त करना है। एसिटिक अम्ल से एसीटोन प्राप्त करना है तो देखिए क्या करेंगे 2CH3COOH, इसकी क्रिया CaO भुजा लाइन से करवाते हैं तो ये बन जाएगा क्या, और यहाँ से माइनस का H2O निकल जाएगा, बनेगा CH3COO का होल ट्वाइस C, कैल्शियम एसीटेट बनेगा।
और कैल्शियम एसीटेट का आसवन करने पर, क्या करने पर, आसवन करने पर एसीटोन प्राप्त होता है CH3COCH3 प्लस CaCO3। ये हमें एसीटोन प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। दूसरा कह रहा फिनॉल से सैलिसिलिक एल्डिहाइड, ये क्रिया भी आपने ऊपर करवाई है कि अगर हम फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म CHCl3 और KOH के साथ करवा देते हैं तो सैलिसिलिक एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है, OH और CHO प्लस 3KCl प्लस H2, ये सैलिसिलिक एल्डिहाइड हो जाता है। फार्मेल्डिहाइड से हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, फार्मेल्डिहाइड यानी 6HCHO लेते हैं प्लस 4Na3, बहुत जानी मानी रिएक्शन है, बहुत पूछी जाती है। तो ये बन जाएगा क्या, CH2 का होल 6N4, ये हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन प्लस 6H2। एसीटोन से एसीटामाइड, ठीक है ना, एसीटोन से एसीटामाइड। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एसीटोन COCH3 इसका ऑक्सीकरण करवाते हैं K2Cr2O7 तथा H2SO4 के साथ। तो ये हमें सबसे पहले एसिटिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। क्या प्राप्त होगा, एसिटिक अम्ल, जिसकी हम अमोनिया से क्रिया करवाएंगे तो CH3COONH4 प्राप्त हो जाएगा, CH3COONH4। अब इसका अगर हम आसवन करवा देते हैं, आसवन, तो CH3CONH2 प्लस H2, ये हमें एसीटामाइड प्राप्त हो जाएगा। बेंजल्डिहाइड से सिनेमिक अम्ल प्राप्त करना है तो C6H5CHO, इसकी अभिक्रिया CH3CO का होल ट्वाइस O यानी एसिटिक एनहाइड्राइड और CH3COONA की उपस्थित में अगर हम करवाते हैं, ठीक है ना, तो हमें क्या प्राप्त होता है, सिनेमिक अम्ल। क्या, ये हमें सिनेमिक अम्ल प्राप्त हो जाता है, नहीं, ठीक, ये हमारा है सिनेमिक अम्ल। तो इस तरह से हमारा छठवां का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 का क्या कह रहा है, आर्क विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल के निर्माण का सचित्र वर्णन कीजिए। टिन धातु और आयोडीन को सांद्रजनक स्थिति के साथ गर्म करने पर होने वाली अपक्रियाओं के रासायनिक समीकरण दीजिए। ये आपको सब कुछ मिलेगा चैप्टर नंबर 7 के पार्ट ए। लॉन्ग आंसर है आपका, जो कि आपके यानी सोल्यूशन में है, नोट्स में रखा हुआ है, इसलिए इसको याद नहीं पढ़ाएंगे। और 7वें के का जो अथवा है, संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण इस वर्ष के लिए हटा दिया गया, इसलिए इसको यहीं पर छोड़ देंगे। 7वें का खा, ठीक है ना। आप चलते हैं 7वें के खा में। 7वें का खा कह रहा है ग्लूकोज की खुली संरचना बताना है आपको, ग्लूकोज की खुली संरचना। तो देखिए आपको पता है ग्लूकोज में 5 OH समूह होते हैं। तो अगर हम इसको खोलते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए CHO, C सिंगल बॉन्ड H, डबल बॉन्ड O, CH OH, CH OH, CH OH, CH OH, CH H और OH। तो देखिए ग्लूकोज में 5 OH समूह है और एक एल्डिहाइड समूह है, ये खुली श्रृंखला हो जाती है, ठीक है ना, संरचना हो जाती है। इसी में उसने कहा ग्लूकोज की एसिटिल क्लोराइड से क्रिया दिखानी है, एसिटिल क्लोराइड से क्रिया करानी है, ठीक है ना, से क्रिया। तो अगर हम एसिटिल क्लोराइड से क्रिया करवाते हैं तो क्या होगा, देखिए CHOH का होल 4 CH2OH प्लस 5CH3COCl, ये एसिटिल क्लोराइड हो गया। और अगर हम इसकी अपक्रिया करवाते हैं तो क्या बनेगा, CHO CH COO CH3 का होल 4 CH2 COO CH3 प्लस 5HCl, ये हो जाएगा। यानी
पेंटाग्लूकोस एसीटेट, ये बन जाएगा, ठीक है ना, ये बन, ये हो गई एसिटिल क्लोराइड की। ये अभिक्रिया यह प्रदर्शित करती है कि ग्लूकोज में 5 OH समूह उपस्थित होते हैं, ठीक है ना। इसी में उसने जोड़ रखा है, कहा है कि फेनिल हाइड्राजीन के साथ अभिक्रिया दिखाना है। तो जब हम इसकी फेनिल हाइड्राजीन से अभिक्रिया कराते हैं तो भैया देखो ग्लूकोसाजोन बनता है, हमने साफ कर दिया, बड़ी अभिक्रिया है, यहाँ लिख सकते हैं फेनिल हाइड्राजीन से अभिक्रिया, ठीक है ना। फेनिल हाइड्राजीन से अभिक्रिया करवाते हैं तो ये हो जाएगा CHOH का होल 4 CH2OH, इसकी अभिक्रिया करवाते हैं किससे, फेनिल हाइड्राजीन यानी कि H2N NHC6H5 से, तो इतना भाग निकल जाएगा, ये बनेगा CH डबल बॉन्ड N NH C6H5 CHOH का होल थ्राइस CH2OH। यहाँ पर होल 4 था, इसका एक भाग हमने बाहर निकाल लिया। अब इसकी पुनः क्रिया होगी फेनिल हाइड्राजीन से, यानी कि NH2 NHC6H5, तो यहाँ पर एक भाग एनिलीन निकल जाएगा और कॉमा NH3 भी निकलेगा, तो बचेगा क्या, CH डबल बॉन्ड N NHC6H5 CO CHOH का होल थ्राइस CH2OH। अब इसकी पुनः क्रिया फेनिल हाइड्राजीन से होगी, H2N NHC6H5, तो इतना भाग निकलेगा और ये बन जाएगा क्या, CH डबल बॉन्ड N NHC6H5 C डबल बॉन्ड N NHC6H5 CHOH का होल थ्राइस CH2OH। ये नाम है ग्लूकोसाजोन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, 1 नंबर में पूछी जाती है, ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन कैसे प्राप्त करेंगे, ये पूछा जाता है। इसी क्वेश्चन में 7वें के खा में दिया हुआ था ग्लूकोज की खुली संरचना, अरे सॉरी ग्लूकोज तथा सुक्रोज में अंतर, तो हमने कॉलम बना लिया, एक तरफ ग्लूकोज दूसरी तरफ सुक्रोज। नंबर 1, शुष्क गर्म करने पर पिघलकर भूरा पड़ जाता है। अगर ग्लूकोज को ड्राई सूखे ग्लूकोज को बिना पानी मिलाए गर्म करेंगे तो पिघलकर भूरा हो जाता है, और इसको अगर हम चीनी को डायरेक्ट गर्म करते हैं तो ये झुलसकर काली पड़ जाती है। सांड H2SO4 के साथ गर्म करने पर झुलसकर काला पड़ता है। जब हम सांड H2SO4 मिलाएंगे और गर्म करेंगे तो झुलसकर काला होगा, और ये ठंडे H2SO4 में ही झुलसकर काली पड़ जाती है, इसको गर्म करने की आवश्यकता नहीं होती। NaOH के साथ गर्म करने पर पीला या भूरा हो जाता है, इधर कोई इफेक्ट नहीं होता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ना पीला भूरा कोई विक्रिया नहीं होगी। नंबर 4, अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण देता है, और इधर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो दोस्तों बच्चों, इस तरह से आपका सेट 4 कंप्लीट। अभी 1 मिनट, सॉरी, जो 7वें का खा है का अथवा है वो विटामिन के बारे में है, जो कि आपका कई बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, और आपका आउट ऑफ सिलेबस भी है, इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। तो आपका सेट यहीं से सॉल्व होता है, और अब हम मिलेंगे आपको अगले सेट में। लेकिन मैं एक बार फिर कहूँगा कि आप लोग बेटा मन लगाकर पढ़ते रहिए, ये मत सोचिए कि परीक्षा नहीं होगी, परीक्षा आपकी होगी और आपको एग्ज़ाम भी देने पड़ेंगे, और अपनी मेहनत से पीछे मत हटिए, अन्यथा आप बहुत बड़ा धोखा खा जाएंगे, ठीक है ना। तो इसी के साथ आपकी परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक, और आप ध्यान से पढ़ते रहें, ऑनलाइन बने रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपके पास सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक बड़ी आसानी से पहुंच सकें, और आप अपने बोर्ड एग्जाम की अच्छी से तरह आप स्वयं करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं कि इस चैनल पर जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में अनसॉल्व पेपर करवाया जा रहा है, जिससे आपकी अच्छे से अच्छी तैयारी हो सके। ओके, थैंक यू, जय हिंद।